YouTube channel Studyship with Prati. In this video, we are going to discuss our next remaining topics. This is the second part of our video. Let's jump to our next topic, which is the significance of urbanism in Mesopotamia. What do you mean by urbanism? Urbanism का मतलब है शहरीकरण. किस तरह से जो अब सिटीज हैं वो डेवलप हो रही थी, मतलब विलेज टू सिटी में कन्वर्ट हो रहा था. आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि कोई विलेज है और कोई सिटी है? कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो हमें विलेज में प्रोवाइड रहती हैं, बट ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हमें सिटीज़ में प्रोवाइड रहती है. सिटीज़ में बड़ी बड़ी ट्रेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ें होती हैं. सेम थिंग हैपेंस इन मेसोपोटामिया. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो गई थी, सच एज ट्रेड, फूड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सर्विसेज. क्योंकि अर्बेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अर्बेनिज्म का. सेकंड इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हुआ था एक्चुअली कि लोग जो है अब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे थे. कैसे? लेट्स सी आवर एग्जांपल, द कार्वर ऑफ स्टोन, मतलब जो पत्थर की घिसाई करता हो. अगर कोई पत्थर की घिसाई कर रहा है, देन ही नीड्स अ ब्रॉन्ज टूल्स. उसको कुछ टूल्स चाहिए तभी तो वो कर पाएगा. उसको टूल्स चाहिए. उसको अब मूर्तिकार है कोई, मतलब जो मूर्ति बनाता है, कार्वर वी कैन से, तो मूर्ति बनाता है, उसको कलर स्टोन्स चाहिए. कलर स्टोन्स उसको कहाँ से मिलेंगे? कहीं और से. तो इस तरह से जो क्या है, डिवीजन हो गया था, द डिवीजन ऑफ अ लेबर. तो इस तरह से जो लेबर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका डिवीजन हो गया था. विलेज के कुछ और थे, विलेज के लिए जैसे आप कार्वर मान लो, और जो कलर्ड स्टोन्स वगैरह हैं उनके लिए अलग थे, वो सिटीज में मान लो. थर्ड पॉइंट इज सुपरवाइज्ड बाय द रूलर्स. अब इतना सारा काम हो रहा है, मैन्युफैक्चर्स हो रही है, ये चीज़ें ट्रेड हो रहा है, तो कोई ना कोई तो सुपरवाइज करेगा. ग्रेन्स हैं जो बहुत बड़ी, बहुत सारी ग्रेन्स आ रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ रही हैं, तो कोई जो कंट्रोल कर रहा होगा ना. तो ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये सारी सुपरवाइज की जाती थी रूलर्स के थ्रू. नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज एंड कम्युनिकेशन. मतलब किस तरह जो गुड्स का मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो कैसे स्टार्ट हुआ. एक्चुअली मेसोपोटामिया वाज रिच इन फूड रिसोर्सेज. फूड रिसोर्सेज जैसे कि मैंने अभी बताया था, उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल्क, वूल, एनिमल्स हर्टिंग भी होती थी, कई सारी थी. मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें उसके साथ बहुत थी. But most of the part of the Mesopotamia like stone, tools, seals, jewels, metals, ornaments. तो इन सारी चीज़ों की हर जगह पे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती है. आपको घर में कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कुछ नहीं. तो अगर ऑल ओवर आप मेसोपोटामिया को देखें तो मेसोपोटामिया कुछ तो चीज़ें उसके पास बहुत सारी थी, बट कुछ की बहुत कमी थी. टूल्स हैं वो तो हमें ऑब्वियसली यूज़ करने ही थे, उन लोगों को उस टाइम पे ज़रूरत थी नहीं था. ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो मेसोपोटामिया ने ट्रेड करना स्टार्ट किया. ट्रेड करना कैसे? उसने दूसरी कंट्री से, जैसे कि टर्की, ईरान एंड अक्रॉस द गल्फ, तो उसने ये सारी चीज़ें हैं जो जैसे कि मेटल्स हुए, टिन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी के दूसरी कंट्री से मंगवाना, इंपोर्ट करना स्टार्ट किया. इंपोर्ट करना और उसमें एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया. तो क्या हो गया, एक लिंक हो गया, दोनों में कम्युनिकेशन हो गया. वो अपने जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि मेटल्स वगैरह वो हमारे साथ शेयर करते थे, हम उनको एग्रीकल्चर ये चीज़ें थी वो शेयर करते थे. ये तो आई हमने मूवमेंट्स ऑफ गुड्स की. ना टेल मी कि सबसे ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या चाहिए? थिंक ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत ज़रूरी था. क्या था, मेसोपोटामिया ना वुड भी नहीं थी वहाँ पे. वुड मतलब लकड़ी, जो पहिए बनते थे, कार्ट्स बनते थे, व्हील, तो वो भी चाहिए थे. तो अब क्या हुआ कि एक जगह से सामान दूसरी जगह जाना है तो किसी ना किसी के ऊपर, मतलब हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो चाहिए है. तो फिर कार्ट्स के थ्रू वो एक जगह पे दूसरी जगह जाने लगा. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग एनिमल्स का यूज़ करते थे. ठीक है, बैलगाड़ी वगैरह हुई, ये सब. तो एक जगह से दूसरी ले जाने, तो एनिमल्स क्या है, वो टायर्ड हो जाते थे, उनको भी कुछ रेस्ट चाहिए. दे कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली, तो उनको कुछ रेस्ट चाहिए. रेस्ट करने के लिए तो उनको कुछ खाने के लिए भी चाहिए. तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता था उन लोगों को. एट दैट टाइम
सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हुआ वो हुआ वाटर के थ्रू, बोट के थ्रू। आप बोट से है वो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाइए रिवर के थ्रू। तो ये सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उस टाइम पे मेसोपोटामिया में इमर्ज हुआ। आज सेकेंड टॉपिक इज द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा चैप्टर ही है राइटिंग, तो राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको क्ले टैबलेट्स के बारे में पता चला होगा कि क्ले टैबलेट्स अब हम लोग बोला है, कुछ लैंग्वेज बोली है, हम उसको लिख के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी लिखी हुई है। हमारे पास कुछ है, कुछ सिस्टम है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वोकेबलरी है कि हम जिसके बेस पे लिख सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या क्ले टैबलेट्स होते थे। क्ले टैबलेट्स कैसे होते थे, वो क्ले के बने हुए होते थे, इस तरह के होते थे कि आप अपने हाथ पे इजीली उसको हैंडल कर सके, आसानी से पकड़ सकें। तो उसमें एक शार्प रीड होती थी, मतलब एक जैसे हमारे यहाँ मोर के पंख से लिखा जाता था पहले, आप उसी टाइप का कुछ मान लें, उसको लिखा जाता था, लेकिन वो बहुत ही हार्ड होता था, मतलब बहुत उसकी शार्प जो होती थी, टिप होती थी, बहुत शार्प होती थी, क्योंकि क्ले टैबलेट है जो कि वेट होता था। तो हम उसके थ्रू फिर उन्होंने उस पर लिखना शुरू किया और फिर इस तरीके से जो राइटिंग है वहाँ पे इमर्ज हुई। लेकिन क्या हुआ, क्ले टैबलेट्स जो थे उनके ऊपर जल्दी लिखना पड़ता था। जल्दी मतलब कि वो कहीं सूख ना जाए, क्योंकि उसका क्या था कि एक बार आपने लिख दिया, फिर उसको आप सन के सामने रख दीजिए, वो ड्राई हो जाए, फिर जो भी आपने लिखा हुआ है वो परमानेंट हो गया, वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब वो कोई आप मिटा नहीं सकता, वो परमानेंट सोर्स हो गया। इसी की वजह से हमें मेसोपोटामिया से कई सारे राइटिंग मटेरियल्स भी मिलते हैं। तो फिर क्या हुआ, क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज, क्यूनिफॉर्म जैसे कि हमारे यहाँ एक लिपि होती है किसी के जिसके थ्रू हम लिखते हैं, तो क्यूनिफॉर्म आई। फिर जो उस टाइम की लैंग्वेज मैंने बताया था सुमेरियन थी। तो फिर जो है राइटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया। पहले तो क्या था, जब राइटिंग सिस्टम जो क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे, अब आप सोचिए कि क्ले टैबलेट इतना और लिखना कई सारा है, तो कितने सारे क्ले टैबलेट्स बने होंगे और कितनी सारी अलग अलग चीज सब पे लिखी गई होगी। और ये क्या है, स्किल क्राफ्टमैन से करवाया जाता है, मतलब कोई एक स्किल्ड पर्सन जिसको उसमें महारत हासिल हो, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई लिखेगा तो इतनी सारी चीज़ें लिखनी है, वो जब तक लिखेगा पता चला वो क्ले टैबलेट ही सूख गया। तो इसकी वजह से अब इस पे जो है किंग्स की डीड्स वगैरह भी लिखना है, उन्होंने क्या क्या महान काम किए और क्या हुआ, रिकॉर्ड्स हुए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब कुछ हमारा रिकॉर्ड होने लगा क्ले टैबलेट्स। Our third topic is the system of writing in a cuneiform. किस तरह क्या सिस्टम था राइटिंग का क्यूनिफॉर्म में। हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एक अल्फ़ाबेट होता है, जैसे कि कोई भी अल्फ़ाबेट हुआ, आपने ए लिख दिया, बी लिख दिया, आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, डोंट गो ऑन अ राइटिंग। तो आपने कोई भी एक लेटर लिख दिया, बट उधर पे ना स्लेबल होते थे। स्लेबल मतलब कोई एक पूरा वर्ड, जैसे पोर्ट, सम, तो एक इकट्ठा लिखा जाता था। नाउ our fourth topic is literacy in Mesopotamia. लिटरेसी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर प्लेस के कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो वेरी फ्यू मेसोपोटामिया पीपल कुड रीड एंड राइट, बहुत ही कम थे जो लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। तो यही प्रॉब्लम थी, लिटरेसी वहाँ पे मेसोपोटामिया में कम थी। और प्रॉब्लम क्या थी कि कई सारे अल्फ़ाबेट्स, मतलब कई सारे साइंस थे, बहुत सारे साइंस थे, तो जो इसको लिखना थोड़ा डिफिकल्ट बना देते थे। और अगर आप मेसोपोटामिया में देखेंगे जो क्यूनिफॉर्म राइट, मतलब जो हमारे क्ले टैबलेट्स पे लिखा है, वो किस तरह लिखा, जैसे कि हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, अगर आप कन्वर्सेशन को नोट करोगे तो आपको लगोगे स्पीकर 1 स्पीक दिस, स्पीकर 2 स्पीक दिस, तो इस तरह से हमको इसमें देखने को मिलता है।